हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। देखिए यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात की है जो कि आर्टिकल 14 में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखिए जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉ वर्ड कभी भी आएगा तो आंसर आपका क्या रहेगा? ब्रिटेन। कई बार ऑप्शन में ब्रिटेन लिखा हुआ होता है या फिर यूके या फिर इंग्लैंड, तो इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैस्टिल फोर्ट्रेस अ सिंबल ऑफ डिस्पोटिज्म वॉज स्टॉर्म्ड बाय द मासेस इन। देखिए यहाँ पे बैस्टिल फोर्ट्रेस के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1789। अब आप कहेंगे कि बैस्टिल फोर्ट्रेस और 1789 का क्या कनेक्शन है। देखिए जो बैस्टिल फोर्ट्रेस है यह है पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो आपको पता ही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में। तो उस दरमियान सबसे पहले जो बैस्टिल फोर्ट्रेस था इसके ऊपर हमला किया था लोगों ने, उसको क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को कहा गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। इसके दौरान क्या इसमें हमें प्रोविजन दिया गया कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश किया जाता है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइफ लिबर्टी एंड परस्यू ऑफ हैप्पीनेस इज द फैक्ट ऑफ। देखिए लाइफ लिबर्टी एंड परस्यू ऑफ हैप्पीनेस के बारे में पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बिल ऑफ राइट्स किसे कहा जाता है? जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार स्टार्टिंग की जो 10 अमेंडमेंट हुई थी, टोटली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट हो चुके हैं? 27। लेकिन जो स्टार्टिंग की जो 10 अमेंडमेंट हो चुकी है उसे क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स, जिसमें लाइफ लिबर्टी और परस्यू ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो बुक है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने लिखा हुआ है? तो ये बुक लिखी है ए.वी. डाइसी। देखिए जो डाइसी है ये इंग्लैंड के एक जूरिस्ट थे। अब ऑब्वियसली जो जूरिस्ट इंसान है इसका काम किससे रहेगा? लॉ से और कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इन्होंने ये बुक लिखी है 1885 में। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हमेशा बुक्स के नाम आते हैं और उसका ईयर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपको पता है इसका आंसर इंडिया ही इसका सही आंसर है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितने आर्टिकल है? तो अभी इसमें कितने आर्टिकल है? 448। ठीक है, और साथ ही साथ में कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये 25 पार्ट्स में डिवाइड है। और साथ ही साथ में शेड्यूल्स कितने हैं? तो अभी इसमें 12 शेड्यूल है। लेकिन सबसे पहले जब ये बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में डिवाइड था और इसमें कितने शेड्यूल्स थे? तो 8 शेड्यूल थे। तो इस तरीके से आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है और हर एक चीज़ों को बारीकी से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इंडिया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले इंडिया की डेफिनेशन दी हुई आर्टिकल 1 में। तो उसमें इंडिया को अ यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। यूनियन का मतलब होता है कि एक ही होना। अब अगर सभी राज्य अगर एक ही है, हमारा देश अगर एक ही है तो किसी भी राज्य को अधिकार नहीं कि वो हमसे बाहर जाने की बात की जाए। लेकिन यही अगर हम यूएस का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें यूएस को क्या कहा गया है? तो फेडरेशन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब होता है कि इसमें से जितने भी राज्य हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके एक साथ आ चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करके अगर एक साथ आ चुके हैं तो ये कभी भी क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो इंडिया में इंडिया की जो डेफिनेशन दी है, जो डिस्क्राइब किया है, अ यूनियन ऑफ द स्टेट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड बाय। देखिए राइट टू फ्रीडम के तहत आर्टिकल 19 में आता है। इसमें हमें 6 तरीके की स्वतंत्रता मिलती है। मतलब एक कहीं पे भी जाने की स्वतंत्रता है हमें, या फिर हम सभा वगैरह कुछ तो भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमेशा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 9
जिसमें हमें राइट टू फ्रीडम दिया जाता है, तो उसको आपको अरेंज करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स को तो बिल्कुल पढ़ के जाना है। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रीएम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 में। और इसे पास कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 में। तो ये पास की तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये कब रखा गया था इसके बारे में हमेशा से पूछा जाता है, ठीक है। और इसे ही मतलब प्रीएम्बल को ही क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा किसमें दिया है? प्रीएम्बल में। और प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड अ फेडरेशन ऑफ द प्रोविंसेस and the princely state as its unit. This part of the act relating to the federation never took effect. देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक बात कही गई थी, फेडरेशन बनाना है। किसका फेडरेशन बनाना है? प्रोविंसेस, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में के अधीन थी, और साथ ही प्रिंसली स्टेट, जो कि जहाँ पे राजा लोग राज्य करते थे, इनका एक फेडरेशन बनाना था। लेकिन ये नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि द रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट नेवर गेव देयर कंसेंट टू जॉइंट फेडरेशन। देखिए, इन्होंने क्या नहीं दिया? इंडियन स्टेट वालों ने, बिल्कुल भी रूलर लोगों ने इनको अपनी सहमति नहीं दी कि हमको एक फेडरेशन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वॉज मेड थ्रू द। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में पूछा है। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, मतलब कोई भी चीज़ करना, ओके, डूइंग समथिंग। तो रिप्रेजेंटेटिव से वर्ड से आपको हमेशा से याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा जोड़ना है इलेक्शन से। किससे जोड़ना है आपको? इलेक्शन से। तो ये सबसे पहले किया हुआ था इंडिया में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो ये बिल्कुल लिखा हुआ था उसमें कि नहीं, कि इंडियन को भी क्या देना है? जगह देना है या फिर इलेक्शंस लेने हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले ही 2 इंडियन को चुन लिया गया था। अब आपको लिख कर देना है हमें, आपको कमेंट करना है कि वो कौन से 2 भारतीय थे जिनको 1907 में ही इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या मिला था? कोई पद मिला था। तो वो जो 2 इंडियन है, इसका नाम आप हमें लिख कर भेजेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोलक एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। देखिए, रोलक एक्ट पास हुआ था 1919 को। इसे काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता था, किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण दिए या फिर नोटिस दिए अरेस्ट कर सकते थे, और साथ ही साथ इनके किसी भी तरीके के ट्रायल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और डायरेक्ट उनको क्या दी जाती है? सज़ा दे दी जाती है। इस वजह से इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो ऑब्वियसली है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की, उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया। देखिए, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एक्ट के द्वारा किया हुआ है? तो वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब क्यों सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलरली जो धर्म के लोग हैं उनको क्या दिया जाए? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो ये सबसे किया था, सबसे पहले मुस्लिम को दिया था, और साथ ही साथ में यहाँ पे इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस वजह से ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखो, नॉट ट्रू के बारे में पूछा है। तो 1909 में सबसे पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ था, कम्युनल रिप्रेजेंट फॉर द मुस्लिम, ऑब्वियसली राइट है।
नेक्स्ट है इट इंक्लूडेड इंडियंस इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने अभी आपको पूछा है कि आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि किन दो भारतीयों का पहले सिलेक्शन हो गया है इंडियन काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो आप ये हमें लिखकर भेजेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ था 1907 में, लेकिन ऑफिशियल जो इनका टर्म शुरू हुआ था 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी राइट है। नेक्स्ट है इट इनलार्ज द लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। ऑब्वियसली ये सेंटर में तो इन्होंने 60 लोगों को शामिल कर लिया था, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट ऑब्वियसली तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए यहाँ पे नॉट ट्रू के बारे में पूछा गया है, तो हमारे ऑप्शन है इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल वर्ड आ गया, क्या आप ही बताइए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कभी रिस्पॉन्सिबल रही है? ऑब्वियसली नॉट, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में पूछा गया है। अब देखिए डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग देखते हैं। डेमो का मतलब होता है मास का मतलब होता है लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है। और कृषि का मतलब होता है रूल। अब देखिए बहुत सारे लोगों का रूल कहाँ पे लिखा है, मेजॉरिटी रूल एंड सिविल लिबर्टीज़, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ। देखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक्सेप्शन क्या था उसका, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी तो ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही इसे क्या कर दिया था, जो स्पेशल दर्जा है वो निकाल दिया गया। तो अभी इस तरीके का क्वेश्चन बनना ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कैन बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट मेजर टू। देखिए सबसे पहले 1773 में क्या हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा असर्ट द राइट टू ब्रिटिश पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर फॉर इंडिया। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को राइट मिल गया था कि वो इंडिया का कारोबार देख सके, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ICE, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने क्या किया था, लोन मांगा था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। क्योंकि देखिए कंपनी के जो वर्कर थे वो तो अमीर हो गए थे घूस लेकर, लेकिन जो कंपनी थी वो दिवालिया हो चुकी थी। तो इस वजह से अगर किसी को लोन लेना है तो ऑब्वियसली टर्म एंड जो पॉलिसी है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असर्टेड द राइट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर फॉर इंडिया। तो इन्होंने पूरा राइट दे दिया कि इंडिया का कारोबार आप देख लो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखिए गवर्नर जनरल का ऑफिस कब बनाया गया था। ऑब्वियसली लोगों को कारभार तो दे दिया था इंडिया का 1773 से, तो तभी इसका ऑफिस भी बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। क्योंकि जो गवर्नर जनरल था ना उसे क्या बना गया था, गवर्नर जनरल बना गया था। मतलब GB को क्या बनाया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बनाया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसमें क्या हुआ था, रेक्टिफाइड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में बनाया गया था, इसमें जो भी कमी थी वो सारी की सारी पूरी कब कर ली गई थी, उसको सुधार दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a board of control to regulate the political affairs of the English company was the first time set up। देखिए यहाँ पे अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में पूछा गया है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑब्वियसली हमने पहले कहा था कि जो भी कमियां थी तो उनको सुधारने की बात की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट में। कि इसमें क्या बनाया गया था कि 2 तरीके के बोर्ड बनाए गए थे। एक थे जो पॉलिटिकल राइट को संभाले, वो उनका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें 6 लोग थे, और साथ ही साथ एक और बोर्ड बनाया था कमर्शियल। इसमें कितने लोग थे, 24, और ये हमेशा कमर्शियल। इसमें होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें क्या थे,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जो कमर्शियल मामले को देखते थे और इनकी संख्या थी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड एक्सेप्ट फॉर टी बाय द। देखिए यहाँ पे इनकी जो मोनोपोली थी ट्रेड में, जो टी को छोड़ के, तो इस तरीके की जो मोनोपोली थी इसको ख़त्म करने की बात हुई थी। 1813 में, क्योंकि सिर्फ टी के ऊपर ही नहीं बल्कि अफीम को छोड़ के, अफीम भी छोड़ दिया था उसमें, और साथ ही इसमें छोड़ दिया था इन लोगों ने चाइना से होने वाले व्यापार को। तो ये इन तीनों चीज़ों को आपको याद में रखना है। टी को छोड़ दिया था इन्होंने, चाय को, अफीम को, और साथ ही चाइना से होने वाले व्यापार के ऊपर जो मोनोपोली थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट एबॉलिश्ड कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना। देखिए अभी हमने बात की थी कि चाइना के ऊपर जो मोनोपोली थी वो कायम थी 1830 में, टी के ऊपर भी थी और साथ ही साथ अफीम के ऊपर भी थी, लेकिन इस तरीके से एक्ट को फिर से ख़त्म कर दिया गया था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स थ्रू ओपन द इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। देखिए ऑल ब्रिटिश मर्चेंट के लिए ओपन किया गया था ट्रेड। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्टर्ड एक्ट 1813 में सभी को बोल दिया था कि जाओ और भारत में व्यापार करो। लेकिन सबसे पहले चार्टर्ड, स्पेशल चार्टर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले राइट सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था कि वो इंडिया में क्या कर सके, व्यापार कर सके। A public service commission for federal government and one for each of the provinces was provided by। देखिए सबसे पहले यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज न्यू चार्टर ऑफ बाउंडेज। तो न्यू चार्टर ऑफ बाउंडेज किसने कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 के एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर वॉज प्रोवाइडेड एट द सेंटर बाय द। देखिए यहाँ पे बाय कैमरल, बाय का मतलब होता है दो। अब दो सदन मतलब एक होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस। तो इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मोरलेम चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत, जो हुआ था 1990 में। ठीक है, तो इसमें दो सदनों की बात की गई थी, अपर हाउस एंड लोअर हाउस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिस्टम ऑफ डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविंसेस अंडर द। देखिए वर्ड यहाँ पे क्या गया है, डायरार्की। डायरार्की का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दो। तो दो तरीके से यहाँ पे सूचियाँ बनाई गई थी, जिस तरीके से लिस्ट होती है सेंट्रल लिस्ट, ओके, एंड स्टेट लिस्ट। तो इस तरीके से दो लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919। तो इसमें दो तरीके की बात की थी, एक थी डायरार्की की और थी बाय कैमरल लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ डायरार्की इनविसेज्ड। अब डायरार्की का मतलब क्या होता है, दो तरीके की लिस्ट होना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी। देखिए हर एक को दो तरीके के काम दिए गए थे, एक थे सेंट्रल के अधीन थे और कुछ स्टेट के अधीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ डायरार्की। अब देखिए सिस्टम ऑफ डायरार्की का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड ग्रेटर फ्रीडम टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू एडमिनिस्टर प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जो भी आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें आपको पूरा का पूरा फ्रीडम होता है कि आप उस सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरीके से क्या बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पे कितनी लिस्ट बनी हुई होती है, 3 तरीके की लिस्ट बनी हुई है जो कि शेड्यूल 7 में दी हुई है। ठीक है, तो कितनी है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और साथ ही एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों भी क्या बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेंबर ऑफ काउंसिल
were given the right to discuss the budget without the right to vote for the first time। अब देखिए, बजट को डिस्कस करने का तो अधिकार दे दिया है, लेकिन इसके ऊपर वोट करने का अधिकार दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या हो गया था? आपको अधिकार दिया था कि आप बजट के ऊपर बोलो, लेकिन इसके ऊपर वोट करने का अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं है आपके पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज लेड बाय द। देखिए यहाँ पे फाउंडेशन की बात की गई है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हमने पहले ही बताया, रिप्रेजेंटेटिव को आपको जोड़ना है इलेक्शन से। अब इलेक्शन की बात की गई है थी सबसे पहले, तो सबसे पहले इलेक्शन की बात की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, और साथ ही साथ में इसमें बजट के ऊपर बात करने की बात की गई थी, न कि वोट करने की बात। तो ऑब्वियसली इसका फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा की बातें भी डिस्कस की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो हमारे देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल पिंपड़कर एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।